इससे बड़ी बात क्या होगी एक स्वतंत्र देश के लिए कि एक हत्यारे, लुटेरे, अपराधी के नाम पे रेलवे स्टेशन है जहां की सबसे अमूल्य धरोहर को उसने जला के खाक कर दिया। वामपंथियों ने हिस्टोरिकल फैक्ट्स का सामूहिक दुष्कर्म करते हुए कहना शुरू किया कि नालंदा जो है वो बख्तियार खिलजी ने नहीं बल्कि हिंदुओं ने जलाई। भाई ताजा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक वो है ना, वो मेकअप में भी इतनी डरावनी सी लगती है, अगर मेकअप ना करे तो जैसे मैंने वो सुना था कि जब वीराना फिल्म आई तो कई लोग सिनेमा हॉल में हार्ट अटैक से मर गए थे, वो हो जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम चौधरी और आप देख रहे हैं द राम चौधरी शो। तो दोस्तों आज हमने एक वीडियो लिया है जो कि हलाला ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाई लेफ्टिस्ट ट्रुथ बिहाइंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये वीडियो का टाइटल है, और तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है, और तो वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। बीते 19 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन कर दिया। पर राम मंदिर के समय यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के लिए जिनकी छाती में दूध उतर आया था कि बताओ मंदिर बनाने से क्या होगा, अच्छा होता कोई कॉलेज खोल देते, कोई हॉस्पिटल बना देते, इन वालों को ऐसा कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस खुलने से भी। उनके लिए मोदी जी को हॉस्पिटल ही बनवाना पड़ेगा, वो भी सुपर स्पेशलिटी वाला जो आगरा में है, उसका कोई हाईटेक वर्जन टाइप का। खैर, नालंदा के नए कैंपस के उद्घाटन के अवसर पर 17 अन्य देशों के राजदूत और हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। अब इन 17 देशों के राजदूतों और तमाम अतिथियों को पता भी होगा कि नहीं कि जिस नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन पे वे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, वहां पहुंचने के लिए आपको बख्तियारपुर जंक्शन उतर के जाना पड़ेगा अगर आप वाया रेल जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बख्तियारपुर जंक्शन से क्या समस्या है भाई इस इंसान को? तो जी साहब, आप पहले ये बताइए कि इजराइल में हिटलर जंक्शन नाम के रेलवे स्टेशन की आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि आपने नालंदा के बारे में क्या सुना है? मतलब कोई स्कूल कॉलेज नहीं भी गया होगा, एक गांव का किसान होगा, या बहुत मतलब जिसको सो कॉल्ड ये जीप टेढ़ी करके इंग्लिश बोलने वाले अनपढ़ रूरल मासेस कह देते हैं, उसने भी ये सुना होगा कि नालंदा जो थी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसे जला दिया गया था, जो 6 महीने तक जलती रही थी। अब एग्जैक्ट 6 महीने जली थी का तो नहीं पता, पर बहुत दिनों तक जरूर जलती रही थी। 9 मंजिल की लाइब्रेरी थी, धर्मगंगा नाम था। कैंपस इतना बड़ा था कि 10,000 बच्चे और 3,000 टीचर्स आराम से रह सके, बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ भी उसमें एकोमोडेट हो सकता था। ठीक, न जाने कितने हॉल्स थे, स्टडी रूम थे, 8 तो गार्डन थे पूरे कैंपस में और 10 मंदिर थे। और ये कैपेसिटी तब की है जब भारत की आबादी 125 करोड़ नहीं थी, तब तो आबादी कुछ ही करोड़ रही होगी। अब आप ऐसा मान सकते हैं शॉर्ट में कि दुनिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस लाइब्रेरी थी, और नालंदा पूरे विश्व में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में ज्ञान का क्या लेवल था, इससे आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो वहां पे गेट पे गार्ड होते थे, जो दरबान होते थे, वो एस्पिरेंट्स की संस्कृत में क्या प्रोफिशिएंसी है वो चेक करते थे, उसका टेस्ट लेते थे, उसके बाद अंदर जाने देते थे। कल्पना से भी परे की बात होगी आज के जमाने के लोगों के लिए। और ये सब जला के बर्बाद कर दिया गया। किसके द्वारा? उसी बख्तियार खिलजी द्वारा जिसके नाम पे रेलवे स्टेशन है और गांव भी है। सोचिए इससे बड़ी बात क्या होगी एक स्वतंत्र देश के लिए कि एक हत्यारे, लुटेरे, अपराधी के नाम पे रेलवे स्टेशन है जहां की सबसे अमूल्य धरोहर को उसने जला के खाक कर दिया। पर शायद सेकुलरिज्म इसी को कहते होंगे। अगर आपको इंडिया दैट इज भारत का सेकुलरिज्म जानना हो, देखना हो, तो ये बख्तियारपुर जंक्शन को देख सकते हैं। अब अगर देश 1947 में सही में आजाद हो गया होता, हिंदू स्वतंत्र हो गए होते, पूरा स्वतंत्रता संग्राम जिन आदर्शों पे लड़ा गया था उस हिसाब की स्वतंत्रता मिल गई होती, तो इस देश में बख्तियारपुर जंक्शन नहीं होता। खैर, हम नालंदा यूनिवर्सिटी पे आते हैं। जब इस देश के सेकुलरों और वामपंथी पैरासाइट्स का मन इतने पे भी नहीं भरा तो उन्होंने हिंदुओं के इतिहास को डिस्टॉर्ट करना शुरू किया। वो जैसे होता है ना, अभी तो हमें और जलील होना है टाइप्स का, वैसे वाला करना शुरू किया। जैसे वामपंथियों ने हिस्टोरिकल फैक्ट्स का सामूहिक दुष्कर्म करते हुए कहना शुरू किया कि नालंदा जो है वो बख्तियार खिलजी ने नहीं बल्कि हिंदुओं ने जलाई। 2 कदम और आगे बढ़ गए, सॉरी, हिंदू फेनेटिक्स ने जलाई। जी, जैसे आप वामपंथी हिस्टोरियन डीएन झा का द कारवान नाम के नाले में छपा ये आर्टिकल देखें। अब डीएन झा की शान में क्या कहा जाए, ये वही महान हिस्टोरियन है जिसने कहा था कि वैदिक एज में लोग गौ मांस खाते थे, बीफ खाते थे। इसने द मिथ ऑफ होली काउ नाम से बाकायदा एक प्रोपेगेंडा टाइप्स की किताब भी लिख रखी है। और ये जो डीएन झा है, ये कितना बड़ा न्यूट्रल था या कितना अनबायस्ड हिस्टोरियन था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि जब ये मरा था तो इसकी डेड बॉडी पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का झंडा उड़ाया गया था। जी, सीपीआई के मेंबर थे ये भाई साहब। सीपीआई वालों ने इनके मरने के बाद बाकायदा एक मेमोरियल मीटिंग भी बुलाई थी। पर फिर सर अरुण सॉरी जैसा कहते हैं कि इफ एन आरएसएस पब्लिकेशन पब्लिशेस इवन एन इंटरव्यू विद मी दैट इज फर्दर proof of my being communal, but so tough are the hyme of these progressives that even when they contribute signed articles to publications of Communist Party, their virginity remains intact. खैर, मैं आपको बता रहा था डीएन झा के बारे में। आजादी के बाद देश के इतिहास के साथ हलाला करने वाले जो 4 बड़े नाम थे, बिग 4 हिस्टोरियंस, उनमें एक नाम था डीएन झा का। बाकी तीनों हैं रोमिला थापर, इरफान हबीब, आरएस शर्मा। ये वही डीएन झा था जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन में जब अपने पीक पर था तब इसने बड़ी निर्लज्जता से अपने साथियों के साथ बाबरी के सपोर्ट में हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द इंडियन नेशन नाम से एक रिपोर्ट छापी थी कि साहब वहां तो कोई मंदिर था ही नहीं। यानी राम मंदिर के विरोध करने वाले धड़े भाईजान के लिए एज ए निरोध यूज होने वालों में एक नाम था डीएन झा।
इसी डीएन झा ने अगेंस्ट द ग्रेन नोट्स ऑन आइडेंटिटी इंटॉलरेंस एंड हिस्ट्री नाम से एक किताब लिखी, जिसमें ये बुद्धिस्ट साइंस के डिस्ट्रक्शन के लिए भी हिंदुओं को, उनमें भी स्पेसिफिक ब्राह्मण्स को ही दोषी ठहरा रहा है। ठीक, अब अगर आप थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री की समझ रखते हैं तो आपको पता होगा कि भाईजान लोग जब अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया होते हुए भारत में घुस रहे थे तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले तमाम बुद्धिस्ट क्लर्जी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। बौद्धों का डिस्ट्रक्शन का मैग्नीट्यूड इतना सीवियर था कि इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में जो भूत शब्द हम सुनते हैं वो इसी बुद्ध की मूर्ति से आया। मतलब इन्होंने बुद्ध की इतनी प्रतिमाएं तोड़ी कि भूत नाम का एक वर्ड ही ईजाद हो गया। वो गजल है ना, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, उसमें एक लाइन आती है, भूत हमको कहें काफिर ये अल्लाह की मर्जी है ना। आपने सुना होगा कि भूत परस्ती हराम है इस टाइप का मजहब में। खैर, हम आते हैं दोबारा नालंदा के डिस्ट्रक्शन पे। तो जी देश में हर साल एक इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस होती है, खूब बड़े बड़े हिस्टोरियंस आते हैं और फैक्ट्स की अंधाधुंध लिंचिंग खतना हलाला जो जिस पे संभव होता है वो करके निकल जाते हैं। ऐसे ही 2004 में जो आईएचसी हुई तब उसका प्रेसिडेंट यही डीएन झा था। इसने अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में बताया कि एक तिब्बतन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कलाचुरी किंग कर्ण ने 11वीं सेंचुरी में मगध में बहुत सारे बौद्ध टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज डिस्ट्रॉय की और तिब्बतन टेक्स्ट पैग सैम जॉन जेंग के अकॉर्डिंग नालंदा की लाइब्रेरी जो थी वो हिंदू फेनेटिक्स ने जलाई। जी, ये आईएचसी के प्रेसिडेंट साहब ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में देश के तमाम बड़े वाले हिस्टोरियंस की सभा में कहा। अब सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए यह भी सह लिया जाए पर हिंदू फेनेटिक्स थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 18th सेंचुरी में लिखे टेक्स्ट में हिंदू फेनेटिक्स कैसे लिखा हो सकता है। ये द लायर और न्यूज लॉन्ड्री वाले 18वीं सदी में तो थे नहीं। और ये सरप्राइजिंग इसलिए भी है कि जो एमिनेंट हिस्टोरियन डीएन झा साहब हैं उनके खुद के अनुसार ही हिंदुइज्म जो है वो तो 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स का इन्वेंशन है, उससे पहले हिंदुइज्म जैसा तो कुछ था ही नहीं। तो जब हिंदुइज्म ही नहीं था तो हिंदू फेनेटिक कहां से आ गए? सातवें आसमान से या कुदरती बिरयानी की तरह? ये डीएन झा साहब अब तो चले गए, अब तो किससे पूछें। खैर, ये किसी ने उस हिस्ट्री कांग्रेस में नहीं पूछा होगा, क्योंकि पूछने वालों को तो बढ़ने ही कहाँ दिया गया। तो भैया डीएन झा साहब, जब उससे पहले हिंदुइज्म जैसा कुछ था ही नहीं तो हिंदू फेनेटिक कहां से आ गए? सातवें आसमान से या कुदरती बिरयानी की तरह आ गए थे? ये किसी ने उस हिस्ट्री कांग्रेस में पूछने की जरूरत नहीं समझी होगी। और खैर, जो इनसे पूछ सकते थे उन लोगों को इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में जगह भी कहां मिली इस देश में। जो कायदे के इतिहासकार थे वे तो सब बेचारे जीवन अपना गुमनामी में बिताते हुए चले गए। अच्छा, हिस्ट्री में जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है वो कंटेम्प्रेरी सोर्स माना जाता है। ठीक, कि भाई किसी चीज के बारे में यदि आप लिख रहे हैं तो उस जमाने की कोई किताब हो जो पैरेलल लिखी गई हो उसको कोट करें तो उसको सबसे ऑथेंटिक मान लिया जाएगा। अब नालंदा के डिस्ट्रक्शन के टाइम के कंटेम्प्रेरी सोर्सेस को छोड़ के डीएन झा सोर्स कोट कर रहा है पैग सैम जॉन जेंग को, जो लिखी गई थी नालंदा के डिस्ट्रक्शन के 500 साल बाद। पर डीएन झा ने इसे भी ढंग से पढ़ा नहीं था। खैर, पढ़ता कैसे? वामपंथी होने के लिए बुद्धि का शत्रु होना पहली रिक्वायरमेंट होती है। हम आते हैं पैग सैम जॉन जेंग में क्या लिखा है नालंदा के डिस्ट्रक्शन पे, उस पे। तो जी कहानी कुछ यूं है कि नालंदा में कुछ निर्माण कार्य कराया गया था राजा के मंत्री के द्वारा, तो उसी का सेलिब्रेशन चल रहा था, पारी हो रही थी उन लोगों की। तभी वहां पे 2 नॉन बुद्धिस्ट भिक्षु आ गए, तो कुछ बौद्धों ने उन पे मजे लेते हुए बर्तन धोने वाला पानी फेंक दिया और पकड़ के दोनों नॉन जो बुद्धिस्ट भिक्षु थे उनको दरवाजे में भेज दिया। अब इससे वो जो दोनों नॉन बुद्धिस्ट भिक्षु थे वे नाराज हो गए। इसी नाराजगी में एक भिक्षु जो था वो गड्ढा खोद के तपस्या में बैठ गया और दूसरे वाला उसकी रखवाली करने लगा। 12 साल उसने तपस्या की और उसमें सूर्य की ताकत आ गई। उसने हवन करना शुरू किया और हवन में से ही अग्नि उठा उठा के फेंकने लगा और 84 के 84 बुद्धिस्ट श्राइन्स जो उस कॉम्प्लेक्स में थे वे जल के स्वाहा हो गए। और जब नालंदा का पुस्तकालय जलना शुरू हुआ तो लाइब्रेरी के 9th फ्लोर पे 2 बौद्ध ग्रंथ रखे हुए थे, गुह्य समाजा और प्रजन परमिता नाम की किताबें रखी हुई थी। इनमें से पानी की धार निकलने लगी, इससे आग थोड़ी बुझ गई और नालंदा लाइब्रेरी के बहुत सारे ग्रंथ जलने से बच गए। फिर दोनों भिक्षु भाग गए और दोनों की मृत्यु भी अग्नि के कारण हो गई। ठीक, पहली बात तो भाई किसी में सूर्य की शक्ति आ जाए तो वो भागेगा क्यों? भागेंगे तो उसके शत्रु। और जब मैंने ये पढ़ा कि हवन कुंड से अग्नि उठा उठा के फेंकने लगे जिससे सब जलने लगा, धुआं धुआं हो गया, तो मुझे आयरन मैन याद आ गए, जैसे वो अपनी आंख से ऐसे आंख फेंक के जलाता है ना, वो वाला। अब आप सोचें ये लिखा है उस सोर्स में जो डीएन झा कोट कर रहा है और फिर ये कहते हैं कि हम साइंटिफिक टेम्पर में मानते हैं। मतलब जो नेहरू जी वाला था ना, वो साइंटिफिक कुछ करते थे बकलोली, उसको ये लोग कहते हैं कि हम आगे बढ़ा रहे हैं। पर मुझे भरोसा था कि डीएन झा ने ये सोर्स भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वामपंथी का पढ़ाई और फैक्ट से बहु और जेठ वाला रिश्ता रहता है। वामपंथी सदैव फैक्ट्स के सामने इग्नोरेंस का घूंघट काट के रहता है कि कहीं फैक्ट्स ना दिख जाए, वरना वो हर्ट हो जाएगा। जैसे कहता है ना बिग बॉस में, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस उस टाइप का। और भारत के वामपंथी जो है वो सेकुलर है, तो वो घूंघट नहीं काटते होंगे क्योंकि ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की हो जाएगी। वो फैक्ट से बचने के लिए बुर्का पहन के रहते हैं, क्योंकि बुर्का जो है वुमेन इमेंसिपेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है और सेकुलर भी। और ग्रीन कलर का, मतलब ग्रीन कलर का तो नहीं होता, पेंगुइन कलर का होता है, बट ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार जब इसने वो सोर्स नहीं पढ़ा था तो बोल कैसे रहा था? तो जी ये कोट कर रहा था एक दूसरे मार्क्सिस्ट। जी इनका जो इंटेलेक्चुअलिज्म है वो कर कायदे से कहूं तो तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी खुजाता हूं, इससे फालतू कुछ नहीं है। रोमिला थापर कोट करेगी डीएन झा को, डीएन झा कोट करेगा आर एस शर्मा को, आर एस शर्मा कोट करेगा हरबंश मुखिया को, हरबंश मुखिया कोट कर देगा रोमिला को। हो गए एमिनेंट हिस्टोरियंस का एक पूरा सर्कल। ये पूरा विशियस सर्कल टाइप का है कि एक दूसरे को कोट करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा पहले को। तो तीनों ने कोटेड एमिनेंट, और कोट करेंगे तो लिखेंगे एमिनेंट लीजेंडरी प्रोफेसर एमिरेटस और जोड़ देते हैं कि हल्का फुल्का आदमी तो वैसी दहशत में आ जाए
गए उनका वो क्या कहते हैं एडजेक्टिव्स पढ़ के। खैर हम आते हैं डीएन झा के सोर्स को जिसे ये कोट कर रहा है। बीएनएस यादव नाम है साहब का, किताब का नाम है सोसाइटी एंड कल्चर इन नॉर्दर्न इंडिया इन 12th सेंचुरी। कॉमरेड झा जी ने मार्क्सिस्ट कॉमरेड यादव जी को डिट्टो वर्ड टू वर्ड कोट किया है, बस एक लाइन का खतना कर दिया, जहां यादव जी ने खुद लिखा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग एज टू हाउ फार दिस अकाउंट में बी करेक्ट। यही नहीं, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो कॉमरेड यादव ने लिखा है कि द तिब्बतन टेक्स्ट पैक सैम जॉन जैन कंटेन्स अ डाउटफुल ट्रेडिशन ऑफ द बर्निंग ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ नालंदा बाय सम हिंदू फेनेटिक्स। पर इस डाउटफुल ट्रेडिशन को ऑथेंटिक ट्रेडिशन बता के इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में हिस्टोरियन डीएन झा ने घोषित कर दिया कि नालंदा को हिंदुओं ने, मतलब हिंदुओं ने नहीं, हिंदू फेनेटिक्स ने जलाया था। अच्छा, उसी बीएनएस यादव ने आगे अपने कंक्लूजन में लिखा है कि अ ग्रेट ब्लो टू बुद्धिज्म वाज नो डाउट रेंडर्ड बाय टर्किश इन्वेजन लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन एंड डेजर्शन ऑफ द सेलिब्रेटेड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ऑफ मगध एंड बंगाल। मैनी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स फ्लेड टू तिब्बत एंड नेपाल। पर जी साहब, डीएन झा को इस सबसे क्या मतलब? उन्हें अपने प्रोपेगेंडा को फिट करने के लिए कॉमरेड जो यादव हैं उनकी किताब से जो ठीक लगा वो उन्होंने लेके चिपका दिया, क्योंकि उन्हें तो बहुत जोर से हिंदुओं को विलिफाई करना आ रहा था, तो उन्होंने कर दिया। अब जगह का क्या देखना, वो तो कहीं पे भी मतलब कर ही सकते हैं ना, क्योंकि एमिनेंट थे। अब समस्या क्या है भाई? आप कहेंगे इसने 2004 में दिया था, आप 24 में हमें क्यों बता रहे, उससे क्या बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, हमने तो सुना भी नहीं था। तो जी समस्या ये है कि डीएन झा जैसे फ्रॉड्स को, डिस्टोरियंस को, बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हैं जो अपना खुदा मानते हैं, ठीक? और ये जो खुदा मानने वाली ब्रीड है, इसको जन्नत में वर्जिन हूरे मिलेंगे वाली किताब पे जॉम्बीज को जितना भरोसा है, उससे कम भरोसा इन डीएन झाओ के लिखे पे नहीं है। भाई ताजा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक वो है ना, वो मेकअप में भी इतनी डरावनी सी लगती है, अगर मेकअप ना करे तो जैसे मैंने वो सुना था कि जब वीराना फिल्म आई तो कई लोग सिनेमा हॉल में हार्ट अटैक से मर गए थे, वो हो जाए। खैर, वो भी कहती है कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाया था। नालंदा से रिलेटेड मिथ्स डिबंक करते करते थंबनेल में कुछ और ही बंक करने लगती है ये। और द लल्लन टॉप वाले हमारे सौरभ द्विवेदी भैया, चैनल का जो उन्होंने नाम रखा है उसी से मिलते जुलते उनके लक्षण भी हैं। उन्होंने भी फूल कुमारी को अपने स्टूडियो में बुला लिया एज अ प्रख्यात इतिहासकार, जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं। तो फूल कुमारी, दल्लन टॉप और इनके जैसे 72 अदर्स के लिए बताता चलूं कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने ही जलाया था। और ये बात बख्तियार खिलजी के ही कंटेम्प्रेरी मौलाना मिनहाजुद्दीन ने अपनी किताब तबक़त निसारी में लिखा है। वो लिखता है कि बख्तियार ने अपने 200 घुड़सवार सैनिकों के साथ नालंदा पे हमला बोल दिया और नालंदा में जितने लोग थे सबको मार डाला। मसकेयर इतना विभत्स था कि उन किताबों में क्या लिखा था ये बताने वाला कोई स्कॉलर जीवित नहीं छोड़ा बख्तियार ने। पूछताछ करने पे पता चला कि वो पूरा किला सा जो दिख रहा था वो कॉलेज था, विहार था। फिर जब लूट मार करके जब बख्तियार खिलजी सुल्तान कुतुबुद्दीन के पास पहुंचा तो सुल्तान बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि बाकी दरबारियों को ईर्ष्या होने लगी। ये सब साल 1197 में हुआ। ठीक है जी, अब या तो इससे पहले का कोई सोर्स दिखा दो हमको कंटेम्प्रेरी जो इससे उल्टा बता रहा हो, वरना कायदे से दफा हो जाओ। और भगवान के लिए कहूंगा तो खैर कम्युनल हो जाएगा, तो जो भी जिसको भी तुम मानते हो, वो जो वर्जिन उससे पैदा हुए थे या जो दूसरे वाले भाई साहब थे जिन पे सरपंच से जुदा होने लगता है, उनके लिए ही कम से कम हिस्ट्री पे लिपस्टिक लगानी बंद कर दो। उस पे 4 लेयर वाली झूठ की परतें मत पोतो, वो तुम्हारा मुंह नहीं है कि उसे 4 लेयर फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, बाकी दोस्तों वामपंथियों का हमारे यहाँ शर्तिया इलाज ही किया गया और आगे भी किया जाता रहेगा। आप वीडियो को आगे पहुंचाते रहिए। जय श्री राम। तो दोस्तों वीडियो तो अच्छा रहा, और वीडियो में जो एक बात थी कि वो इजराइल में आप हिटलर जंक्शन देखना सोच भी सकते हैं कि हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो इसी तरीके से भारत में बख्तियारपुर जंग रेलवे स्टेशन कैसे हो सकता है? तो ये चीज़ें तो गलत ही हैं जो कि भारत में ही देखने को ऐसा मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो और लेके आता रहूँगा मैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।